गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम आपकी क्षितिज हिंदी पाठ्य पुस्तक का एक नया अध्याय पढ़ेंगे जिसका नाम है सांवले सपनों की याद। तो डोंट बी कंफ्यूज अबाउट द चैप्टर लास्ट वन, फर्स्ट वन फ्रॉम दिस चैप्टर, उपभोक्तावाद की संस्कृति। वह चैप्टर आपका इस बार सिलेबस में नहीं है, तो उसे कट कर दीजिएगा और अब इस नए चैप्टर पर आ जाते हैं। सांवले सपनों की याद, ये एक संस्मरण है। संस्मरण का मतलब जब हम किसी के याद में किसी घटना या किसी इंसान के बारे में जिक्र करते हैं उसको संस्मरण कहते हैं। तो जो इसके जो राइटर हैं वो है जाबिर हुसैन। उन्होंने इसमें एक इंसान के बारे में अपनी यादों को बताया है। किसके बारे में? सालिम अली के बारे में। सालिम अली क्या थे? एक प्रकृति प्रेमी थे। तो उनके बारे में जब वो उनसे मिले तो और उनके व्यक्तित्व के बारे में उनकी पूरी कहानी जीवनी एक तरह से बताई है। और ख़ास बात यह है कि यह है सालिम अली की मृत्यु के बाद लिखा गया संस्मरण है। तो आइए पढ़ते हैं। सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है। तो ये सारी बातें उनकी मृत्यु के बारे में उन्होंने बताई है। किसकी? सालिम अली की। कि भाई जब किसी की मौत हो जाती है उसको कोई नहीं रोक सकता है। और इस हुजूम के आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली। जब किसी की मौत हो जाती है तो जैसे लेकर जाते हैं ना, तो जैसे उनके पीछे हुजूम चल रहा था बहुत लोगों की भीड़, तो वो उस समय का ये वर्णन किया है। किसकी मृत्यु के बाद का? सालिम अली की। अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफ़र का बोझ उठाए, लेकिन यह सफ़र पिछले तमाम सफ़रों से भिन्न है। भीड़ भाड़ की ज़िंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का यह आखिरी पलायन है। अब तो वो उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों की गीत दोबारा कैसे गा सकता है। यहाँ पक्षी का जो उदाहरण दिया गया है वो सालिम अली के लिए दिया गया है कि अब वो उनकी मृत्यु हो चुकी है। तो अब अगर कोई उनको अपने दिल की धड़कन देना भी चाहे तो और अपने जिस्म की जो एक्टिविटी है वो देना चाहे या अपनी सांसें उनको देना चाहे तो भी नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि वो प्रकृति में विलीन हो चुके हैं और वह दोबारा नहीं आ सकते। मुझे नहीं लगता कोई सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। वर्षों पूर्व खुद सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं, यह उनकी भूल है। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और आबशारों को वो प्रकृति की नज़र से नहीं आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहते हैं। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है? तो क्योंकि वो पक्षी प्रेमी थे सालिम अली जो थे। तो यहाँ पर लेखक ने उनकी लाइफ के हर एक इंसिडेंट्स का जो एग्जाम्पल दिया है या जो किसी भी चीज़ से उसकी तुलना की है, वहाँ हर जगह उन्होंने किसको उदाहरण के तौर पर प्रयोग किया है? पक्षी को। तो उन्होंने कहा है कि कोई सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा, क्योंकि वो अब मर चुके हैं तो उन्हें कौन जगा भी नहीं सकता और ना ही कोई चाहेगा। क्योंकि खुद सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं। तो वो प्रकृति प्रेमी थे इसलिए वो पक्षी प्रेमी थे इसलिए वो हर चीज़ पक्षियों से जोड़ते थे और उनका दर्द, उनकी प्रॉब्लम्स वो उसके बारे में बात करते थे। एहसास की ऐसी एक उबड़ खाबड़ ज़मीन पर जन्मे मिथक का नाम है सालिम अली। यहाँ सालिम अली के बारे में बताने जा रहा है लेखक। पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन से रासलीला रची थी और शोक गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। कब माखन भरे भांडे फोड़े थे और दूध छाली से अपने मुंह भरे थे। कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों को छांव में विश्राम किया था। कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज करने वाले अंदाज में बंसी बजाई थी। और पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीत में हुई थी। पता नहीं ये सब कब हुआ था, लेकिन कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी उसे पूरी घटनाक्रम को याद दिला देगा। हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है तो लगता है जैसे उस भीड़ को चीरकर अचानक कोई सामने आएगा। बंसी की आवाज़ पर सब किसी के कदम थम जाएंगे। हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली सैलानियों को हिदायत देगा तो लगता है जैसे बस कुछ ही क्षणों में
वो कहीं से अटपकेगा और संगीत का जादू वाटिका के भरे पूरे माहौल पर छा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या? तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया है लेखक ने वो दिया है कृष्ण जी का और वृंदावन का, कि जब हम लोग वृंदावन में जाते हैं हमारे पास कोई साक्ष्य नहीं है आज भी कि कब कृष्ण जी जन्मे थे, कब यहाँ पर वो गोपियों के साथ उन्होंने नृत्य किया था, कब बंसी बजाई थी, कब उन्होंने मटकियाँ फोड़ी थी, या कोई भी घटनाक्रम का हमारे पास कोई साक्ष्य नहीं कि कब हुई थी। लेकिन फिर भी हमें एहसास होता है, हम आज भी ये अनुभव कर सकते हैं कि जब हम वृंदावन जाते हैं तो वहाँ पर लगता है जैसे सूरज ढलते ही वाटिका में कृष्ण जी आएंगे और वो अपनी बंसी बजाएंगे, और जो जमुना जी का पानी है उसके नीले पानी को देखकर सारा घटनाक्रम लगता है जैसे हमारे सामने ही हुआ हो। मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नज़र कमजोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाल लीजिए जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। उम्र को क्षति तक पहुंचने में थोड़े ही दिन तो बच रहे थे। संभव है लंबी यात्राओं की थकान से उनके शरीर को कमजोर कर दिया हो और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बना हो। क्षति का मतलब होता है 100 साल। तो जो सालिम अली है वो दुबले पतले शरीर वाले थे और 100 साल के करीब उनका जीवन की उम्र थी, लेकिन अभी 100 साल हुए नहीं थे और इतनी लंबी यात्रा के बाद उनका शरीर थका हुआ और कमज़ोर था और उन्हें कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी हो गई थी जिसके कारण उनकी मौत हुई। लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं, जो पक्षियों को तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। लेकिन वो अपने आखिरी सांस तक पक्षियों के लिए अपनी और उनकी पक्षियों के लिए अपना प्रेम और उनकी सुरक्षा के लिए प्रतिबद्धता को निभाते रहे। वो उनके लिए पूरे समर्पित थे ताउम्र। सालिम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही उतरी थी। जो बर्ड लवर्स होते हैं वो क्या होते हैं, बर्ड वॉचर भी जिनको कहते हैं, वो एक दूरबीन रखते हैं ताकि वो पेड़ पर बैठे हुए बर्ड्स को जो देख सके दूर से, उन्हें बिना परेशान किए हुए। तो उसी दूरबीन की बात की है। उन जैसा बर्ड वॉचर शायद ही कोई होगा। बर्ड वॉचर वही पक्षी प्रेमी जो बर्ड्स को देखता हो, बर्ड्स के बारे में रिसर्च करता हो। लेकिन एकांश क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन भी देखे गए हैं। दूर क्षितिज तक फैली जमीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नज़रों से कुछ कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है। सालिम अली उन लोगों में से थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते थे। और सालिम अली के व्यक्तित्व की यहाँ पर तारीफ की है लेखक ने कि वो ऐसे इंसान थे जो प्रकृति से प्रभावित ना होकर प्रकृति को प्रभावित करने में यकीन रखते थे। यानी प्रकृति में जो भी नुकसान हो रहे हैं उन चीज़ों को ठीक करने के लिए, या प्रकृति को अच्छा और उसकी नैसर्गिक सुंदरता को निखारने का काम करते थे, यानी उसे प्रभावित करते थे पॉजिटिव में। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी थी। यह दुनिया उनको बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी। इसके गढ़ने में उनका जीवन साथी तहमीना ने काफ़ी मदद पहुंचाई थी। तहमीना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी रही थी और उनकी जो धर्म पत्नी थी, उनकी जो जीवन साथी थी, वह भी प्रकृति प्रेमी थी उन्हीं के साथ साथ, और उन्होंने भी उनकी हर कदम पर सहायता की। अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभव के मालिक सालिम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने के अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले। वे प्रधानमंत्री थे। चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा उसने उनकी आंखें नम कर दी थी। तो क्योंकि वो प्रकृति प्रेमी थे तो इसलिए जो केरल में साइलेंट वैली थी उसमें उसे रेगिस्तान के जो गर्म हवाएं चलती हैं उससे बचाने के लिए वो उस टाइम के जो प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह, क्योंकि वो आज भी हम उन्हें किसान नेता के रूप में जानते हैं, तो वो क्योंकि किसान वो भी प्रकृति प्रेमी थे। मिट्टी, बारिश और फसलों इन सब की उन्हें भी बहुत ज़्यादा ज्ञान था और इनसे लगाव था। तो जब सालिम अली ने उनसे सहायता मांगी तो वे तुरंत तैयार हो गए थे और वो इस सालिम अली के बातों से इतने प्रभावित हुए थे कि वो इस बात से बहुत दुखी हुए थे। आज सालिम अली नहीं है, चौधरी साहब भी नहीं है, कौन बचा है जो अब सौंधी मिट्टी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा? कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली जमीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा? तो सालिम अली ने पूरे जीवन अपना
पक्षियों को समर्पित कर दिया था, प्रकृति को समर्पित कर दिया था। प्रकृति को बचाने के लिए, पक्षियों को बचाने के लिए उसने बहुत सारे अभियान चलाए, बहुत सारे लोगों को अपने मूवमेंट में शामिल किया। यहाँ तक कि वो प्रधानमंत्री से भी मिले उस समय के अपनी सहायता के लिए, और उनकी सहायता की भी थी चौधरी चरण सिंह जी ने। तो अब ना ही चौधरी साहब हैं और ना ही सालिम अली जी हैं। चौधरी साहब, चौधरी चरण सिंह जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उनके लिए कहा गया। उनको इसी नाम से बुलाते थे उनके समर्थक लोग, सभी लोग। तो वो कह रहे हैं कि सालिम अली भी नहीं है और चौधरी साहब भी नहीं है। अब कौन है जो भारत की जो नैसर्गिक सुंदरता है उसे बचाने का प्रयास करे, और कौन है जो पक्षियों के लिए काम करे, वकालत करे, यानी उनकी हिफाजत के लिए या उनके भले के लिए काम करे। सालिम अली ने आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ स्पैरो। स्पैरो बोलते हैं गौरैया को। मुझे याद आ गया, D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखे। तो सालिम अली ने अपनी आत्मकथा भी लिखी है, और उसमें भी उन्होंने उसका नाम भी उन्होंने लिखा था फॉल ऑफ स्पैरो, क्योंकि वो बर्ड लवर थे। उनकी स्टोरी, उनकी लाइफ स्टोरी का नाम में भी बर्ड का नाम है। तो उन्होंने एक संस्मरण उसमें लिखा था कि जो H. लॉरेंस थे और जो फ्रीडा लॉरेंस थी, वो हस्बैंड वाइफ थे, और जो H. लॉरेंस थे वो भी क्या थे, बर्ड लवर थे। तो जब उनकी मौत हुई तो फ्रीडा से पूछा गया, पत्रकारों ने पूछा कि भाई आप उनके बारे में बातें बताइए कुछ H. लॉरेंस के। तो वो बहुत कुछ बता सकती थी, लेकिन उन्होंने क्या बताया, उन्होंने कहा मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा है। मुझे महसूस होता है मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है। तो उसने कहा था कि मुझसे ज़्यादा तो जो छत पर बैठी गौरैया है वो जानती है लॉरेंस के बारे में, आप उनसे पूछो। वो सचमुच इतना खुला खुला और सादा दिल आदमी था। मुमकिन है लॉरेंस मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में समाया, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उसके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों का जमा पहचाना। मुझे यकीन है मेरी छत पर बैठी गौरैया उसके बारे में, हम दोनों ही के बारे में मुझसे ज़्यादा जानकारी रखती है। और सालिम अली भी ये जानते, सालिम अली लॉरेंस की तरह ही जो बर्ड्स थी उनके लिए कुछ करना चाहते थे, और वो भी यही चाहते थे कि उनको भी ऐसे लगता था कि जो छत पर बैठी गौरैया है वह भी मुझसे ज़्यादा मेरे बारे में और लॉरेंस के बारे में जानती है। जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। बचपन के दिनों में उनकी एयरगन से घायल होकर गिरने वाली नीलकंठ की वह गौरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी नहीं डिगा। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। तो क्या हुआ था, कैसे वो बर्ड प्रेमी बने थे? बचपन में उन्हें उनके पिता ने एक गिफ्ट में एक एयर गन दी थी, और उस एयर गन से उनसे क्या हुआ था, एक्सीडेंटली एक गौरैया को वो लग गई थी, और वो उससे तो गौरैया जो थी वो सालिम अली की एयर गन से घायल हो गई थी। लेकिन इस दुर्घटना ने जो सालिम अली थे उनका हृदय इतना ज़्यादा परिवर्तन हो गया, हृदय परिवर्तन हुआ कि उन्होंने बर्ड्स को बचाना और उनके लिए काम करना और उनके बारे में रिसर्च करने को ही अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया था। लॉरेंस की तरह ही वही नैसर्गिक जिंदगी का एक प्रतिरूप बन गए थे। प्रतिरूप मतलब उसी के जैसा। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय तह सागर बनकर उभरे थे। टापू होता है जिसकी सीमाएं होती हैं, और सागर जिसकी कोई सीमाएं ना हो। तो सालिम अली की यहाँ पर जो तुलना की है लेखक ने वो की है सागर से, कि वो टापू की तरह नहीं थे जिसकी सीमाएं हो, वो सागर की तरह थे जिसकी कोई सीमाएं नहीं है। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यायावरी से परिचित है, उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं, और बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। जब तक वो नहीं लौटते, क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? मेरी आंखें नम है सालिम अली, तुम लौटोगे ना। तो जो लेखक है उसने एक संस्मरण लिखा था उनकी मृत्यु के तुरंत बाद। तो वो बहुत ज़्यादा भावुक है उस वक्त पर, और उनको लगता है कि वो अभी कहीं पक्षियों के बारे में खोज करने के लिए गए हैं और वो तुरंत ही लौट आएंगे। उनको लग ही नहीं रहा है कि सालिम अली अब कभी नहीं आएंगे, वो इस दुनिया से जा चुके हैं। तो वो उनको संबोधित करते हुए कहते हैं कि सालिम अली, क्या तुम कभी लौट आओगे, या मैं ये मान जाऊं कि आप चले गए हो? क्योंकि उनका मन नहीं कहता है कि वो अभी मर गए हैं या चले गए हैं, उनका देहांत हो गया है। और वो कहते हैं कि इसी के साथ मेरी आँखें नम हो गई हैं, क्योंकि मैं वास्तविकता से वाकिफ़ हूँ कि अब आप तुम नहीं लौटोगे।
तो चैप्टर को पढ़िएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। कल हम इसके शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर करेंगे। धन्यवाद।